नेक्स्ट टॉपिक है इसमें भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बालक का सर्वांगीण विकास शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य है और किंतु सामान्यतः बालक के मानसिक विकास को तथा उसकी ज्ञानोपलब्धि को ही शिक्षा का लक्ष्य मान लिया जाता है। और इसी दृष्टि से लिखित परीक्षा से प्राप्त अंक बालक में शैक्षिक विकास की कसौटी बन जाते हैं, और यद्यपि ये प्राप्त अंक केवल उनकी ज्ञानोपलब्धि के स्तर पर ही सूचक होते हैं। और स्पष्ट है कि एक ऐसी कसौटी के आधार पर भी बालक में व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं के विकास स्तर की जांच नहीं हो पाती है। और शिक्षा पद्धति की इस कमी को दूर करने के लिए भी बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास स्तर का सही सही मूल्य आंकने के लिए भी शिक्षाविदों ने एक नवीन उपागम अपनाया है, और जैसे कि मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है। मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, और बालक की शिक्षा में इस संकल्पना का बड़ा महत्व है। और मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि बालक की शिक्षा की निर्धारित उद्देश्य, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, प्रदत्त तथा अधिगम अनुभव किन सीमा तक बालक में अपेक्षित परिवर्तन लाने में सफल हुए हैं और उनमें क्या संशोधन तथा सुधार वांछनीय है। इस दृष्टि से बालक के लिए भी शिक्षा को अर्थवान बनाने की भी दिशा में मूल्यवान एक प्रयोग है। और अतः यह आवश्यक हो जाता है कि छात्र अध्यापक शिक्षण की कला के साथ साथ ही मूल्यांकन की संकल्पना, उद्देश्य, प्रकार, विधियां तथा निदान और उपचार की कल्पना से भी परिचित हों। फिर बालक का सर्वांगीण विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इस नाते ये आवश्यक हो जाता है कि बालक को दी जाने वाली शिक्षा के प्रत्येक चरण में भी हम ये जानते चलें कि वह शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के लिए भी कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। और इसके लिए भी हमें निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों के प्रयुक्त शिक्षण सामग्री का तथा शिक्षण विधियों की उपयोगिता का समय पर मूल्यांकन करते रहना आवश्यक है। फिर मूल्यांकन का अर्थ शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उद्देश्य निर्धारण, और मूल्यांकन द्वारा ही ये पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी ने कहाँ तक इन उद्देश्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की और ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और अभिवृत्ति के दृष्टि से इसमें क्या प्रगति हुई है। मूल्यांकन द्वारा ही बालकों की कठिनाइयों का पता लगता है और वे किस दक्षता में कितने पिछड़े हुए हैं और उनके पिछड़ेपन से क्या कारण है, और यह सब जानकर के उसके सुधार के लिए भी हम सुधारात्मक शिक्षण का भी आयोजन कर सकते हैं। अतः संक्षेप में शैक्षणिक मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यचर्या के उद्देश्यों को और मूल्यों की और छात्रों की प्रवृत्ति की और प्रगति का भी आकलन है। मापन प्रक्रिया में जहाँ वस्तु को अंकित स्वरूप और संकेत प्रदान किए जाते हैं, वही मूल्यांकन में गुणों के आधार पर भी इस सत्य का निर्माण किया जाता है और कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। अतः जब तक हम किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु का उसके गुणों दोषों के संबंध में अवलोकन करते हैं तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन को तकनीकी रूप से भी प्रयुक्त किया जाता है। इस तकनीकी प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल छात्रों के विषय विशेष संबंधी योग्यता की भी जानकारी प्राप्त की जाती है, बल्कि ये भी जानने का भी प्रयास किया जाता है कि उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास भी किस सीमा तक हुआ है। और साथ ही शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि की सफलता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मूल्यांकन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। और स्पष्ट है कि मूल्यांकन प्रक्रिया एकांगी न होकर के विभिन्न कार्यों की श्रृंखला है, और जिसके अंतर्गत मात्र केवल एक ही कार्य निहित नहीं होता वरन उसके सोपान सम्मिलित रहते हैं। संक्षेप में मूल्यांकन एक निर्णयात्मक व्यापक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय लिया जाता है, जो कि बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। मूल्यांकन की परिभाषा है रेमर्श एवं गेज के अनुसार मूल्यांकन के अंदर ही व्यक्ति या फिर समाज अथवा दोनों ही की दृष्टि से जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मान करके चला जाता है। और फिर है क्लासमेयर एवं गुडविन के अनुसार शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके के द्वारा वह यह निर्णय किया जाता है कि किसी भी चीज़ की मापित सीमा और परिणाम किसी भी मापदंड में स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। और कोठारी कमीशन के अनुसार जब अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया और यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक ही अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से भी संबंधित है। फिर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भी ये ज्ञात किया जा सकता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं और कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण किए गए हैं। फिर उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि पहले तो मूल्यांकन एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अतः अनियंत्रित अवलोकन का इसमें कोई भी स्थान नहीं है। फिर मूल्यांकन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और शैक्षिक उद्देश्यों अथवा अपेक्षित व्यवहारिक परिवर्तनों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाए। इसके अभाव में उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में कोई भी अनुमान लगा पाना भी संभव नहीं होगा। मूल्यांकन की विशेषताएं, पहले तो वस्तुनिष्ठता, ये परीक्षा की आवश्यक विशेषता है। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि परीक्षार्थी तथा परीक्षक दोनों ही क्रम से परीक्षा देते समय तथा उत्तर जांचते समय अपनी रुचित, पसंद या फिर भावना के वेग में भी न बह जाए और पक्षपात, मानसिक व्यवस्था एवं रुचि आदि का जांच कार्य पर असर न पड़े। ऐसे परीक्षण को वस्तुनिष्ठ कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न
प्रश्न छोटे हैं उनके उत्तर निश्चित होते हैं। फिर है विश्वसनीयता में मूल्यांकन की दूसरी अनिवार्यता विशेषता विश्वसनीयता है, और परीक्षण की विश्वसनीयता को कम करने वाली त्रुटियों से भी कुछ त्रुटियां हैं। और प्रश्नों के निर्माण में प्रशासनिक की व्यक्तिपरकता परीक्षा देते समय परीक्षार्थी की मन स्थिति तथा उसके अंकन के परीक्षक की व्यक्ति परिकता परीक्षा देते समय परीक्षार्थी की मन स्थिति तथा उत्तरों के अंकन के परीक्षक की व्यक्ति परकता और एना स्टेफी के अनुसार ही परीक्षा की मन स्थिति तथा उत्तरों के अंकन में परीक्षा की व्यक्ति परकता एना स्टेसी के अनुसार ही विश्वसनीयता परीक्षा की प्राप्त फलांक जो कि एक परीक्षा देने वाला बालक विभिन्न अवसरों पर प्राप्त करता है कि संगति की ओर इंगित करती है। और इसका अभिप्राय यह हो जाता है कि यदि एक बालक किसी भी परीक्षण को बार बार दे तब भी उसके प्राप्तांकों में अधिक अंतर न आए तब वह परीक्षा तथा परीक्षण विश्वसनीय कहलाएंगे। और परीक्षा के इस गुणों को विश्वसनीयता कहते हैं। और उत्तरों के अंकन में व्यक्तिपरकता को भी नियंत्रित किया जा सकता है, और अंकन जितना व्यक्तिपरक होगा उतना ही अविश्वसनीय भी होगा। और अलग अलग परीक्षक लघुत्तर तथा निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर को अलग अलग बातों को महत्वपूर्ण मान सकते हैं और तदनुसार अंक दे सकते हैं। और साथ ही यह भी संभव है कि एक ही व्यक्ति किसी भी एक प्रश्न के उत्तर के अंकन में भिन्न अवसरों पर भिन्न बिंदुओं को महत्व दें और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंकन पर भी आधारित निर्णय अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय होता है। फिर वैधता एक परीक्षा या फिर परीक्षण जिस गुण के मापन हेतु बनाई जाई गई है केवल यदि वह उसी गुण का मापन करती है तब वह परीक्षा वैध कहलाती है। और अर्थात वैधता की तात्पर्य है कि यह कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करती है और किसी भी भाषा कौशल के लिए भी निर्धारित परीक्षा उस कौशल की ही जाँच करे, न कि विद्यार्थी के ज्ञान की। उदाहरण किसी भी कविता का रटा रटाया अर्थ लिख देना विद्यार्थी के अर्थ ग्रहण करने की योग्यता की परीक्षा नहीं मानी जानी सकती है। अर्थ ग्रहण की योग्यता की परीक्षा करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यार्थी को ऐसा प्रश्न दिया जाए है जिसका कि उत्तर लिखने के लिए भी उन्हें परीक्षण की स्थिति में भी पाठ्यांश का अर्थ ग्रहण करना से पड़े। फिर विभेदकारी एक परीक्षण में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि वह तीव्र सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के विभेद कर सके, अन्यथा परीक्षा का अथवा उसमें प्रयुक्त परीक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। अतः सभी प्रकार के स्तरों के अनुकूल प्रश्न परीक्षा के प्रश्न पत्र में होना आवश्यक है। फिर व्यापकता का अर्थ है कि योग्यता के मापन के लिए ये प्रश्नों का समावेश परीक्षा में हो और परीक्षा में दिए गए प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित हों, अर्थात पूरे पाठ्यक्रम का भी प्रतिनिधित्व करते हों। और एक अच्छी परीक्षा द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य से अधिक उद्देश्य का परीक्षण होना चाहिए और जिसके पश्चात ही अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन श्रेष्ठ रहता है। व्यवहारिकता तथा उपयोगिता परीक्षण के इस गुण का भी अभिप्राय यह है कि परीक्षा का संचालन भी प्रशासन एवं अंकन सरलता से किया जा सके। एक परीक्षा उपयोगी कहलाएगी और जिसमें कि इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा जिन्हें कि छात्र समझ सकेंगे और उत्तर दे सकेंगे और अध्यापकों को भी परीक्षा में अंक प्रदान करने में कठिनाई नहीं होगी। अर्थात जिस उद्देश्य के लिए परीक्षा ली जाएगी उस उद्देश्य की वह पूर्ति करें। मूल्यांकन की सुगमता वस्तुनिष्ठ परीक्षा का मूल्यांकन बहुत ही कम समय में हो जाता है क्योंकि उत्तर निश्चित और छोटे होते हैं और तथा मूल्यांकन के लिए भी कुंजी उत्तर तालिका बनी हुई होती है और जिसकी की सहायता से मूल्यांकन में अधिक ही समय नहीं लगता। परीक्षण लेने में सरलता परीक्षा लेने के लिए भी निर्धारित समय और निर्देश आदि सीधे और आसान होते हैं और जो कि आसानी से समझ कर के प्रयोग में लाए जा सकते हैं और परीक्षा लेने के लिए भी किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है। और मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर मूल्यांकन की आवश्यकता मूल्यांकन के बिना हिंदी भाषा के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्तर की जांच नहीं की जा सकती है। पाठ्यक्रम की उपयुक्तता और उसमें अपेक्षित परिवर्तन के आधारों पर भी अनुमान भी मूल्यांकन द्वारा ही लगाया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षण विधि भी है और विषय वस्तु को पढ़ाते समय मूल्यांकन द्वारा भी अधिगम की जाँच करने के ही अगले शिक्षण बिंदु की ओर ध्यान दिया जा सकता है। शिक्षार्थियों के अधिगम में भी जो कमियां रह जाती हैं उनका पता भी मूल्यांकन द्वारा ही चलता है और मूल्यांकन द्वारा ही छात्रों की व्यक्तित्व अभिरुचि और अभिवृत्तियों आदि के निर्देशन के लिए भी निश्चित का आधार प्राप्त होता है। फिर मूल्यांकन के उद्देश्य शैक्षिक मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहले तो वर्गीकरण, दूसरा चयन और तीसरा निदान। वर्गीकरण मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को वर्गीकरण करना है और परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में विभाजित किया जाता है। अतः किसी भी परीक्षण में कठिन 20%, सामान्य 60% और सरल 20% इन तीनों स्तरों के प्रश्न होने चाहिए और जिससे कि श्रेष्ठ, सामान्य और कमजोर विद्यार्थियों में अंतर किया जा सके। साधारणतः स्तर के प्रश्न साधारण और कमजोर विद्यार्थियों में परस्पर अंतर कर सकेंगे और कठिन स्तर के प्रश्नों में प्राप्तांकों की सहायता से श्रेष्ठ, सामान्य तथा कमजोर विद्यार्थियों में अंतर किया जा सकेगा। जो परीक्षण इस अंतर को जितनी भली प्रकार से दर्शा सकेगा वह परीक्षण वर्गीकरण की दृष्टि से भी उतना ही उत्तम होगा। चयन मूल्यांकन का दूसरा चयन तो किसी भी विशेष प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन करना होता है और उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति देने के लिए भी अथवा सृजनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए विद्यार्थियों का चयन करना होगा। ऐसे परीक्षण के प्रश्नों को
की दो विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो यह है कि वे उद्देश्य के अनुकूल हो और सृजनात्मक योग्यता वाले विद्यार्थियों का चयन करने के लिए प्रश्नों का स्वरूप भी सृजनात्मक हो। इस दृष्टि से कविता रचना, समस्या पूर्ति, मौलिक कहानी अथवा लेखक के लेखन द्वारा परीक्षण उपयुक्त होगा। और अच्छे प्रवक्ताओं का चयन करने के लिए भी भाषण, परिचर्चा, वाद विवाद जैसे सोपानों का भी उपयोग किया जा सकता है। और दूसरे ऐसे प्रश्न अत्यंत ही कठिन होने चाहिए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थी का चयन तभी किया जा सकेगा जब वह प्रश्न अत्यंत ही कठिन होंगे। निदान मूल्यांकन का तीसरा उद्देश्य शैक्षिक संप्राप्ति से विद्यार्थियों की कमजोरी का जानना है और उस जानकारी के आधार पर भी उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करना है। और निदानात्मक प्रश्न पत्रों का निर्माण भी संप्राप्ति परीक्षण द्वारा ही प्राप्त संकेतों के आधार पर भी किया जा सकता है। निदानात्मक प्रश्न पत्र में भी ये जानकारी हो जाती है कि वह किस क्षेत्र में तथा किस पक्ष में विद्यार्थी की संप्राप्ति से संतोषजनक नहीं है। फिर इस कमजोरी का कारण भी ज्ञात करके उपचारात्मक शिक्षण के लिए भी सामग्री तैयार की जाती है। मूल्यांकन का महत्व है। मूल्यांकन का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है और ये केवल बालक के व्यक्तित्व के विकास से के संबंध में ही आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियों और परीक्षण पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में भी आवश्यक परिवर्तन और सुधारों के उपायों का संकेत देता है। फिर तीसरा, प्रत्येक शिक्षार्थी में सीखने की गति अलग अलग होती है और मूल्यांकन उस गति का अध्ययन कर उसे अपनी गति के अनुसार ही सीखने की सुविधा प्रदान करता है। मूल्यांकन बालक के उपलब्धि स्तर में भी सुधार लाने की दिशा में भी निर्धारित करने में भी सहयोग करता है और मूल्यांकन बालक के उपलब्धि स्तर के सुधार लाने के लिए भी निर्धारित सहयोग करता है। मूल्यांकन के द्वारा भाषा के सभी कौशलों की निपुणता का मापन भी किया जाता है और इसके साथ साथ ही इस पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के माध्यम अध्यापन में भी स्मरण के अतिरिक्त चिंतन, तर्क शक्ति और सृजनात्मकता को भी प्रोत्साहित किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षार्थी के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए परीक्षण का आधार बनाता है और पाठ्य पुस्तक के साथ साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा परिस्थिति की गुणवत्ता की भी जानकारी प्राप्त होती है। मूल्यांकन संकल्पना के अंतर्गत ये विश्वास भी किया जाता है कि प्रत्येक छात्र अपने उपलब्धि स्तर में निरंतर वृद्धि कर सकता है और इसलिए भी निदानात्मक परीक्षणों द्वारा भी कमियों को ढूंढ कर उन्हें दूर करने के लिए भी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। फिर मूल्यांकन के प्राप्तांकों से छात्र, अभिभावक, प्रबंधक तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों को भी सार्थक और स्पष्ट संकेत मिलता है और विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होने करने और प्रमाण पत्र देने और अथवा प्रवेश के लिए भी चयन करते समय भी इन प्राप्तांकों का विशेष महत्व है। फिर नेक्स्ट, मूल्यांकन की विधियां। भाषा शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में भाषा के चारों कौशलों सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना की योग्यता विकसित करना है। इनमें से प्रथम दो का संबंध तो भाषा के मौखिक रूप से है और शेष दो का संबंध विषय लिखित रूप से है। अतः ये भाषा संप्राप्ति के क्षेत्र में मूल्यांकन दो प्रकार के किया जा सकता है, मौखिक एवं लिखित। और स्वाभाविक है कि मौखिक कौशलों की योग्यता से मूल्यांकन के लिए भी मौखिक विधियां उपयुक्त होंगी और लिखित कौशलों के लिए भी लिखित इन विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न उपकरणों का प्रयोग भी किया जाता है। मौखिक विधि के उपकरण: मौखिक परीक्षा, वार्तालाप, प्रश्न उत्तर और भाषण। और दूसरा है स्वर वाचन। और लिखित विधि के उपकरण में पहले तो प्रतिलेख, दूसरा अनुलेख, तीसरा श्रुतलेख और चौथा है लिखित प्रश्न पत्र। फिर है मौखिक विधि के उपकरण है प्रकृति की दृष्टि से वार्तालाप, प्रश्नोत्तर तथा भाषण एक वर्ग में आते हैं और क्योंकि इनमें केवल मौखिक अभिव्यक्ति का प्रयोग होता है और उसी की परीक्षा भी होती है और पर सस्वर वचन इन तीनों से दो बातों में भिन्न होते हैं। एक तो इसमें लिखित सामग्री का प्रयोग होता है और दूसरे इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं, पहले तो सस्वर वचन की कुशलता का परीक्षण तथा दूसरा है अर्थग्रहण का परीक्षण। मौखिक मूल्यांकन विधि के दोनों ही रूपों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। मौखिक परीक्षा निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला, भाषाई कुशलताओं जैसे कि सुनना, बोलना और पढ़ना, स्वर की जांच और किसी भी पाठ अथवा इकाई के अधिगम की गहराई से जांच और वह बच्चों द्वारा पूर्व पठित विषय वस्तु की थोड़े समय के पुनरावृत्ति। और फिर है मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता के मूल्यांकन के लिए भी तीन उपकरण सम्मिलित किए जा सकते हैं: वार्तालाप, प्रश्नोत्तर तथा भाषण। वार्तालाप दो रूपों में हो सकता है, पहले तो अ परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच में तथा ब परीक्षार्थियों में परस्पर में। ये दोनों ही रूप अपेक्षाकृत अनौपचारिक होते हैं। वार्तालाप के प्रथम रूप में भी अंतर्गत परीक्षकों द्वारा ऐसे बिंदु उठाए जा सकते हैं जिनकी सहायता से परीक्षक को परीक्षार्थी का परिचय मिल सके और परीक्षार्थी की सही झिझक निकल जाए। उसके बाद में उसके अधिगम की गई विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान, बोध एवं ज्ञानोपयोग संबंधी बातचीत की जा सकती है और दूसरे शब्दों
के वार्तालाप के इस रूप का भी प्रयोग परीक्षकों तथा परीक्षार्थियों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने का छात्र की सीमा तक अधिगम किया है कि जानकारी प्राप्त की जाए करने के लिए भी प्राप्त किया जाता है। वार्तालाप के दूसरे रूप में विद्यार्थियों द्वारा परस्पर विचार विमर्श करने के लिए भी उन्हें वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक वर्ग में कोई एक विषय दिया जा सकता है और यह विषय शीर्षक के रूप में भी दिया जा सकता है। अनुच्छेद के रूप में विषय अथवा अनुच्छेद परीक्षार्थी को 5 मिनट पूर्व देना चाहिए और वार्तालाप में ये दोनों ही रूप सर्जनात्मक स्तर की अभिव्यक्ति की परीक्षा करने के लिए अधिक उपयोगी है। और आगे है इसमें प्रश्नोत्तर। लघुत्तर प्रश्न किसी भी मौखिक परीक्षा के लिए भी उपयुक्त होते हैं और इसके अंतर्गत ऐसे छोटे छोटे सूचनात्मक विचारात्मक तथा भावात्मक प्रश्न किए जाते हैं जिनका कि उत्तर परीक्षार्थी तुरंत तथा थोड़े समय में ही दे सके और इससे ये लाभ भी होता है कि विभिन्न पृष्ठभूमि तथा रुचि वाले परीक्षार्थियों के अनुकूल भी विषय वस्तु पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न प्रत्यास्मरणात्मक तथा रचनात्मक स्तर की अभिव्यक्ति की परीक्षा के लिए भी उपयोगी होते हैं। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति की परीक्षण करने के लिए भी परीक्षार्थियों में भाषण दिलवाया जा सकता है और पर भाषण के विषय अभिव्यक्ति के विभिन्न स्तरों के अनुसार ही चुने जाने चाहिए। परीक्षा से 10 मिनट पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी को भी भाषण के 3 विषय दिए जाने चाहिए जिससे कि उन पर वही विचार करके किसी एक विषय पर भाषण दे सके। भाषण के विषयों में ऐसी समस्या देनी चाहिए जिससे कि परीक्षार्थियों को तुरंत अभिव्यक्ति के लिए भी प्रेरित करे और मौखिक परीक्षा के अंतर्गत कई प्रकार के उद्देश्य आधारित प्रश्नों को पहले से बना करके रख लेना चाहिए और ऐसा करने से मौखिक परीक्षा में प्रश्नों की आवृत्ति में बचा जा सकता है। यदि सुविधा हो तो बच्चों के उत्तरों को भी टैप रिकॉर्डर करना चाहिए अच्छा रहता है जिससे कि उन उत्तरों को पुनः छात्रों को सुनवा करके भाषागत त्रुटियों का निराकरण किया जा सके। और वैसे भी बच्चे अपने उत्तरों को पुनः सुनकर बहुत ही उत्साहित और प्रेरित होते हैं और विशेष रूप से भी कहानी सुनाने तथा कविता का वाचन में मौखिक परीक्षा शिक्षण प्रक्रिया का भी एक अंग बन जाती है। फिर मौखिक परीक्षा की कमियां। मौखिक परीक्षा के प्रयोगों में अनेक कठिनाइयां भी हैं और एक तो इस प्रकार की मूल्यांकन में अभिव्यक्ति निष्ठता की संभावना अधिक रहती है। दूसरे मौखिक परीक्षा व्यक्तिगत ढंग से ली जाने के कारण भी उनमें समय अधिक लगता है। अतः सार्वजनिक परीक्षा में इसका उपयोग भी कठिन होता है और विद्यालय में शिक्षक द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में मौखिक परीक्षा को अवश्य स्थान मिलना चाहिए। सस्वर पठन में यह परीक्षा ऐसी विधि है जो कि बहुत ही मौखिक परीक्षाओं जैसी है। एक दृष्टि से मौखिक अभिव्यक्ति का यांत्रिक पक्ष तथा सस्वर पठन एक समान है पर दोनों ही के अंतर यह है कि सस्वर पठन में परीक्षार्थी को कोई भी लिखित सामग्री दी जाती है और जिसका कि उसे स्वर सहित अर्थपूर्ण वाचन करना होता है और मौखिक परीक्षा में परीक्षार्थी बिना किसी भी सामग्री के सहारे से बोलता है। उद्देश्य इसका सस्वर पठन की योग्यता के 2 पक्ष होते हैं, पहला तो यांत्रिक दूसरा मानसिक। सस्वर पठन के माध्यम से भी एक और बालाघात अनुतान गति मुद्रा तथा हाव भाव की परीक्षा भी की जा सकती है और दूसरी ओर परीक्षार्थी के अर्थपूर्ण वाचन क्षमता को। फिर परीक्षण सामग्री के अंतर्गत एक अनुच्छेद कुछ स्वतंत्र वाक्य तथा कुछ शब्द सम्मिलित किए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण वाचन के लिए भी अनुच्छेद अनुपयोगी होता है और अनुतान तथा बालाघात के सभी नमूने आ जाएंगे और इसके लिए परीक्षण सामग्री में कुछ स्वतंत्र वाक्यों को सम्मिलित करना भी तथा ध्वनियों तथा संयुक्ताक्षरों के परीक्षण के लिए भी कुछ स्वतंत्र शब्दों को सम्मिलित करना उपयोगी रहता है। स्वस्वर पठन के लिए भी प्रत्येक परीक्षार्थी को 5 से 10 मिनट का समय देना चाहिए और अनुच्छेद तथा वाक्यों के वाचन और शब्दों के उच्चारण के लिए भी अलग अलग अंक निश्चित करने चाहिए और सस्वर पठन के लिए भी वाचन के महत्वपूर्ण अपेक्षित पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए। और फिर लिखित परीक्षा द्वारा भी भाषा के तत्व और विषय वस्तु तथा साहित्य के विविध रूपों के ज्ञान की भी जांच की जा सकती है और पढ़ करके अधिग्रहण तथा लिख करके अभिव्यक्ति करने की योग्यता के मूल्यांकन के लिए भी यह विधि सर्वोत्तम है। लिखित परीक्षा के लोकप्रिय होने का प्रमुख कारण उसके द्वारा लाखों शिक्षार्थी एक ही समय में प्रश्न पत्र का उत्तर लिख सकते हैं और तथा परीक्षक गण बाद में सुविधानुसार उसकी जांच भी कर सकते हैं। और लिखित विधि के उपकरण है। लिखित परीक्षा निम्न तरीकों से ली जा सकती है। पहले तो प्रतिलेख के अंतर्गत विद्यार्थी से लिपि चिन्हों को अंकित कराया जाता है और इसके नकल करना भी कहते हैं और इसका उद्देश्य ये जानना होता है कि विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख पाते हैं या नहीं और इसका उपयोग भी एकदम प्रारंभिक प्राथमिक कक्षाओं से लिए भी किया जाता है। और प्रतिलेख के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा भी लिखित लेख में निम्नलिखित बातें भी देखी जा सकती हैं। अलग अलग लिपि और चिन्हों का भी आकार तथा आकृति और विभिन्न रेखाओं की दृष्टि से भी उसका सुडोलपन पूर्ण वर्ण तथा संयुक्ताक्षर दोनों रूपों में। शब्दों में
लिपि चिन्हों का भी आनुपातिक आकार तथा उपयुक्त सफलता, वाक्य तथा वाक्यांश में शब्दों का आनुपातिक आकार का फासला और लेख की सुपाठ्यता तथा सुडौलपन के परीक्षण के लिए भी अतिरिक्त अप्रतिलेख की परीक्षा द्वारा भी यह भी देखा जा सकता है कि किसी भी लिपि चिन्ह के लिखने के लिए भी खींची जाने वाली रेखाओं का क्रम तथा उनकी दिशा उपयुक्त है या नहीं। और शिक्षण तथा परीक्षण करते समय लेख तथा लेखन प्रक्रिया दोनों पर भी ध्यान देना चाहिए। अनुलेखन, इसमें अध्यापक श्यामपट्ट पर भी कुछ लिखता जाता है और विद्यार्थी श्यामपट्ट की सामग्री को रेख करके उसे अपनी कॉपी या फिर पट्टी पर उतारते जाते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य तो ये देखना हो जाता है कि विद्यार्थी हस्तलिपि को देख करके लगभग उसी गति से शुद्ध लिखवाते हैं या नहीं। और जिस गति से अध्यापक लिखता है और श्यामपट्ट पर लिखवाने का कार्य भी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी ही कराने का पर अध्यापक को कक्षा या परीक्षा कक्ष में घूम करके विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया के निरीक्षण का अवसर भी मिल जाता है। इस विद्या का उपयोग भी प्रारंभिक कक्षाओं में भी किया जाता है। श्रुतलेख, ये विधा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त होती है और सामान्यतः प्रतिलेख तथा अनुलेख तो अधिक से अधिक दूसरी कक्षा तक प्रयुक्त होते हैं। और उस पर श्रुतलेख का उपयोग भी सुविधापूर्वक प्रारंभिक 5 वर्ष तक किया जा सकता है और कहीं कहीं पर आगे तक भी हो सकता है। और श्रुतलेख का उद्देश्य जो है सुनी हुई सामग्री को गतिपूर्वक शुद्ध लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है। और श्रुतलेख में शुद्ध लिखने तथा गतिपूर्वक लिखने की योग्यता की परीक्षा होनी चाहिए और जिसमें कि प्रारंभ में तो शुद्ध श्रुतलेख की प्रक्रिया होनी चाहिए और पूर्ण श्रुतलेख की परीक्षा जो है शुद्ध श्रुतलेख का थोड़ा अभ्यास होने के बाद में प्रारंभ की जा सकती है। और है लिखित प्रश्न पत्र, शैक्षिक विषयों में विद्यार्थियों की संप्राप्ति के मूल्यांकन के लिए भी लिखित प्रश्न पत्र भी सशक्त, सुविधाजनक तथा सर्वाधिक प्रचलित साधन है। पर इसकी सहायता से पढ़ने और लिखने की परीक्षा भी ही हो पाती है। फिर सुनने और बोलने की नहीं। प्रश्न पत्र की रचना या फिर निर्माण, प्रश्न पत्र प्रश्नों का समूह मात्र नहीं है और प्रश्न पत्र में समुचित संतुलन होना आवश्यक है। और प्रश्न पत्र में समुचित संतुलन लाने के लिए निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले तो विषय वस्तु के आधार पर संतुलन, प्रत्येक प्रश्न विषय वस्तु के किसी न किसी पक्ष की जांच करने के लिए भी बनाया जाता है। प्रश्न पत्र में विषय वस्तु के विभिन्न पक्षों को समुचित अनुपात में मापना चाहिए। और उदाहरण के लिए जैसे तथ्य तथा घटनाएं, जैसे 30% विषय वस्तु और सिद्धांत तथा अवधारणाएं, 30% भाषा व्याकरण और सार लेखन विश्लेषण, 20% समीक्षा विवेचन और सृजनात्मक लेखन, 20% मौलिकता। यह अनुपात विभिन्न परीक्षा समितियों द्वारा पाठ्य क्रम बनाते समय भी निर्धारित किया जाता है और प्रश्न पत्र बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। और सामान्यतः किसी भी कक्षा के लिए भी प्रस्तावित पाठ्यक्रम में निहित विषय वस्तु इकाइयों में बटी होती है। यदि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु की इकाइयों का अनुपातिक मान अंकों में न दिया गया हो तो परीक्षक लेना चाहिए। और परीक्षक को अलग अलग प्रश्नों के लिए भी उपयुक्त विषय वस्तु के चयन के साथ साथ ही संपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए भी विषय वस्तु तथा शिक्षक उद्देश्यों में परस्पर तालमेल बैठाना चाहिए। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों पर भी आधारित विभिन्न योग्यताओं का अनुपात प्रश्नों को ज्ञान पर स्मरण और बोध और समझकर तथा प्रयोग और विश्लेषण और संश्लेषण, सार लेखन और समीक्षा, सृजनात्मक लेखन की 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। और कभी कभी तो कौशल को भी प्रश्न पत्र में चौथे अंग के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इन योग्यताओं का भी अनुपात विभिन्न स्तरों पर भी एक समान नहीं होता है और माध्यमिक कक्षाओं में स्वतंत्र अभिव्यक्ति एवं समीक्षा पर भी अधिक बल दिया जाता है और परंतु प्राथमिक स्तर पर भी भाषिक कौशलों को अधिक महत्व दिया जाता है। और ऐसे योग्यताओं का भी अनुपात आयु स्तर और कक्षा स्तर को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करना उचित होगा। और प्रश्न पत्र में सामान्य रूप से भी स्मरणात्मक प्रश्नों को 15 से 20%, बोधगम्य प्रश्नों को 60 से 70% तथा प्रयोग और सृजनात्मक लेखन को 15 से 20% प्रतिभार दिया जाता है। गैर प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम तथा कक्षाओं के लिए निम्नलिखित अनुपातिक मान अंकों में प्रस्तावित किया जा सकता है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य और अंकों के में अनुपातिक मान: ज्ञान का 40, पठित ग्रहण 10 और लिखित अभिव्यक्ति 50, योग हुआ 100। प्रश्नों का स्वरूप तथा उनका अनुपातिक मान: प्रश्न पत्र में निबंधात्मक, लघुत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीनों प्रकार के प्रश्न सम्मिलित करना भी श्रेयकर है और तीनों प्रकार के प्रश्नों के अपने लाभ और अपनी सीमाएं हैं। प्रश्न पत्र के संबंध में प्रश्न पत्र निर्माणकर्ता को दूसरा निर्णय कठिनाई के स्तर के संबंध में लेना चाहिए और संप्राप्ति के मूल्यांकन के लिए रचित प्रश्न पत्र के लिए भी एक प्रश्न कठिनाई से स्तर की दृष्टि से 15% कठिन और 70% सामान्य तथा 15% सरल हो सकते हैं। और प्रश्न पत्र में विभिन्न स्तरों के प्रश्न सम्मिलित करने का एक जो है महत्वपूर्ण लाभ ये हो जाता है कि प्रश्न पत्र का प्रत्येक प्रश्न सामान्य तथा मंद विद्यार्थियों में अंतर दर्शाने में भी समर्थ होता है, जो कि परीक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और शिक्षण उद्देश्यों
विषय वस्तु तथा से विभिन्न स्वरूपों के प्रश्नों में आनुपातिक मान का तालमेल बैठाने के लिए भी प्रशासनिक तालिका बना सकता है, और जैसे कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। और इस नक्शे में पाठ्यपुस्तक प्रति प्रश्न, अंक संख्या, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों के उद्देश्य के आयाम को स्पष्ट रूप से भी अंकित कर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति और उनके लाभ तथा उनकी सीमाओं को दृष्टि से रखते हुए प्रशासनिक को प्रश्न पत्र के लिए उनका अनुपातिक मान इस प्रकार से निर्धारित करना चाहिए कि शिक्षण उद्देश्यों तथा विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु को दिए आनुपातिक मान को क्रियान्वित किया जा सके, और विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का भी मान निम्नलिखित रूपों में प्रस्तावित किया जा सकता है। प्रश्न का स्वरूप निबंधात्मक प्राथमिक स्तर पर 30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 50, लघुत्तर प्राथमिक स्तर पर 60 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 30, और फिर वस्तुनिष्ठ प्राथमिक स्तर पर 10 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 20, और अंकों का योग हो गया दोनों का 100। फिर है अन्य ध्यान देने योग्य बातें हैं, प्रश्न पत्र के प्रारंभ में सामान्य तय निर्देश दिए गए हों, और प्रश्न पत्र की भाषा शुद्ध, सरल और स्पष्ट हो, और अंकों का विभाजन भी अंकनीय बिंदुओं के आधार पर हो, और व्यवहारिकता की दृष्टि से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अलग खंड में रखना चाहिए, जो कि उस खंड को निर्धारित करते समय पश्चात तुरंत वापस ले लेना चाहिए। और वापस ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में लिखित परीक्षा के साथ साथ ही मौखिक परीक्षा का भी आयोजन आवश्यक है। प्रश्न पत्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले तो एक प्रश्न में यथासंभव एक ही शिक्षण उद्देश्य की जांच की जानी चाहिए, और दूसरा प्रश्नों की संख्या पर्याप्त हो परंतु प्रश्नों की विविधता और नवीनता होनी चाहिए आवश्यक है। और फिर केवल स्मरण परक प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, और जैसे कि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति न बढ़े, और प्रश्न में ऐसे संकेत चिन्ह आदि न दिए जाए जिन्हें कि बच्चे समझ न सकें। वस्तुनिष्ठ, सत्य असत्य, अशुद्ध अशुद्ध, बहुविकल्पी आदि प्रश्नों का भी खंड अलग बनना अच्छा रहता है। और प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न न रखें जो कि दूसरे प्रश्नों के लिए भी संकेत का कार्य करें। प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न न हो जिन्हें कि बिना पाठ्यपुस्तक पढ़े ही अनुमान से उत्तर दे दिया जाए, और जैसे कि बालकांड के आधार पर राम का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रश्न पत्र में छात्र बिना बालकांड पढ़े ही प्रश्न का अनुमान से उत्तर दे सकता है। सरल प्रश्नों को यथासंभव पहले ही स्थान देना चाहिए। फिर है प्रश्नों के प्रकार। लिखित प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया जा सकता है, निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक तथा वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक प्रश्न में, प्रश्न पत्रों में निबंधात्मक प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निबंध लेखन के लिए पूछे गए प्रश्न, और दूसरा है निश्चित पाठ्य सामग्री पर पूछे गए निबंधात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों को अग्रलिखित विशेषताएं भी होती हैं, जिसमें एक तो निबंधात्मक प्रश्न पत्र उत्तर की दृष्टि से भी मुक्त होते हैं, और वस्तुनिष्ठ और लघुत्तर प्रश्नों की अपेक्षा भी निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थी अपेक्षा अधिक ही स्वतंत्र भी होता है। और फिर निबंधात्मक प्रश्न के उत्तर लघुत्तर तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। निबंधात्मक प्रश्नों के लिए निश्चित किए गए अंक भी अधिक होते हैं, और उपयुक्त विशेषताओं के कारण भी निबंधात्मक प्रश्नों के लाभ और सीमाएं निम्नलिखित हैं। पहले तो लाभ, उत्तर की दृष्टि से मुक्त होने के कारण भी निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थी अनुमान का प्रयोग भी करते हैं, और चूंकि उत्तर की विषय सामग्री अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए भी परीक्षार्थी असंगत सामग्री भी दे देते हैं। उत्तर की लंबाई और विषय सामग्री अपेक्षा अधिक होने के कारण विभिन्न विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना विश्वसनीय नहीं रह पाती है, और अविश्वसनीय मूल्यांकन का एक कारण यह भी है कि मूल्यांकन करते समय परीक्षक की भी सभी बिंदुओं का ध्यान नहीं रख पाता है। और प्रश्न पत्र के लिए भी निर्धारित सीमित समय में प्रश्न पत्र के थोड़े निबंधात्मक प्रश्न पत्र रखे जा सकते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न में इन प्रश्नों की निम्न लिखित विशेषताएं हैं। पहले तो लघुतर प्रश्नों के उत्तर लिखने में परीक्षार्थी निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कम स्वतंत्र होता है, और लघुतर प्रश्नों के उत्तर 50 शब्द से लेकर के 100 शब्दों तक ही हो सकते हैं, और लघुतर प्रश्नों में अंक निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कम होते हैं, और लघुतर प्रश्नों की विषय वस्तु की व्याप्ति निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक होती है। लघुतर प्रश्नों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण भी उनके लाभ और सीमाएं निम्नलिखित हैं। लाभ है, लघुतर प्रश्नों की सहायता से निश्चित ज्ञान अथवा कौशल की अपेक्षा सुनिश्चित रूप से भी की जा सकती है, और निश्चित परीक्षण बिंदुओं के कारण भी इन प्रश्नों का मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय रूप से भी किया जा सकता है। और इनके कारण प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु की व्याप्ति बढ़ जाती है, और इससे परीक्षा में आकस्मिकता का तत्व भी कम हो जाता है। परीक्षार्थी इस संबंध में आश्वस्त रहता है कि प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक पाठों पर प्रश्न दिए जाएंगे, और इसलिए परीक्षार्थी
इसीलिए उसे अध्ययन के लिए विषयों पर भी अत्यंत सीमित चयन की आवश्यकता पड़ती है। सीमाएं लघुत्तर प्रश्नों के द्वारा परीक्षार्थी की अभिव्यक्ति की ठीक ठीक परीक्षा कठिन है और इसके द्वारा परीक्षार्थियों की तर्क शक्ति का पता भी लगाना कठिन है। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर भी लघुतरात्मक प्रश्नों से भी बहुत ही छोटे होते हैं और अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर वाक्यांश से भी लेकर के 15 से 20 शब्दों तक होते हैं और इन प्रश्नों के उत्तरों में परीक्षार्थी को बहुत ही कम नहीं के बराबर स्वतंत्रता होती है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के प्रश्न पत्र में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु की व्याप्ति बढ़ जाती है और इसके साथ ही परीक्षा में आकस्मिकता एवं व्यक्तिनिष्ठता का तत्व भी बहुत ही कम हो जाता है और इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली में परीक्षार्थी को संपूर्ण पाठ्य क्रम के हृदय गमन करना होता है। अतः पाठ्य पुस्तक में वस्तु में अत्यंत ही सीमित चयन करने की भी जरूरत नहीं हो रहती है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तरों में भी परीक्षार्थी को भी नाम मात्र की स्वतंत्रता लगभग नहीं के बराबर रहती है। अतः परीक्षार्थी के अभिव्यक्ति कौशल की परख करना भी कठिन होता है। और आगे है वस्तुनिष्ठ प्रश्न टॉपिक। जिन प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन भी पूर्णतः वस्तुनिष्ठ रूप से भी किया जा सकता है वे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं और इनके मूल्यांकन में व्यक्ति निष्ठता का कोई भी स्थान नहीं है। परिणामतः इनका मूल्यांकन भी सर्वाधिक विश्वसनीय होता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सत्य और दूसरा असत्य या फिर हाँ या नहीं, और युगलीकरण तथा बहुल विकल्पी प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सत्य और असत्य या हाँ या नहीं और युगलीकरण तथा बहुविकल्पी। सत्य असत्य प्रश्नों में कुछ कथन दिए जाते हैं और परीक्षार्थी से पूछा जाता है कि दिए हुए कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है अथवा उसके कथन में सत्य होने के बारे में या हाँ या नहीं के उत्तर देना होता है। उदाहरणार्थ जैसे प्रश्न नीचे लिखे कथनों में से जो सत्य है उसके आगे राइट का तथा जो गलत है उस पर इंटू का क्रॉस का चिन्ह लगाएं। और कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद भारतेंदु काल में हुए थे, आगे कोष्टक में आपको निशान लगाना है। उसके बाद में रामचरित मानस के रचयिता महाकवि सूरदास से, इसमें आगे निशान लगाना है। फिर है मीरा वीर रस की कवित्री थी, इसमें आगे कौन सा सही है गलत है निशान लगाना है। तो युगलीकरण के प्रश्नों में 2 खाने बनाए जाते हैं। कुछ परीक्षण बिंदु बाईं ओर के खाने में और रहते हैं और कुछ दाईं ओर के खाने में, और दोनों ही खानों में परस्पर संबंधित बिंदुओं के युगल बनाए जाते हैं। उदाहरण जैसे प्रश्न बाईं ओर को से कुछ विशेषण लिखे हैं और दाईं ओर की कुछ संज्ञाएं जिस संज्ञा के साथ में जो विशेषण सही बैठता हो उसकी संज्ञा कोष्टक में लिखी है। जैसे विशेषण काली और संज्ञा दूध विशेषण लिखना है इसमें। फिर विशेषण है घनघोर और संज्ञा भैंस, इसमें आगे विशेषण संज्ञा लिखनी है। फिर है नेक्स्ट तीसरा 4 किलो और संज्ञा है, इसमें लिखा है युद्ध और आगे आपको विशेषण संख्या लिखनी है। और नेक्स्ट इसी प्रकार से घमासान विशेषण और संज्ञा इसमें घटा और विशेषण संज्ञा लिखनी है। बहुविकल्पी प्रश्न में एक मूल कथन दिया हुआ होता है जिसमें कि समस्या दी होती है और उसके समाधान के रूप में भी 4 या फिर 5 विकल्प दिए होते हैं, जिनमें से शुद्ध विकल्प को परीक्षार्थी को या फिर या तो चिन्हित करना होता है या फिर उसको क्रमांक अक्षर अलग से लिखना होता है। और वर्तमान में उत्तर तालिका OMR शीट के रूप में भी आती है जिसमें कि सही उत्तर को गोला पेंसिल या फिर पेन से भरना होता है और विकल्पों की संख्या जितनी कम होगी उत्तर देने में परीक्षार्थी के अनुमान की भी मात्रा उतनी ही बढ़ती जाती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बहुविकल्पी प्रश्नों को उत्तम माना जाता है और इनमें से भी 5 विकल्पों वाले बहुविकल्पी प्रश्नों को श्रेष्ठ, परंतु वर्तमान में 4 विकल्पों को वाले प्रश्नों का प्रचलित अधिक है। प्रश्न है मोहन को अपने निकट संबंधी की मृत्यु पर बहुत ही हुआ, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति किस शब्द से ठीक प्रकार से होगी? दुख हुआ, खेद हुआ, क्षोभ हुआ या शोक हुआ? बहुविकल्पी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लाभ और सीमाएं निम्नलिखित हैं। जैसे लाभ, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन भी सरलता से किया जा सकता है और इन प्रश्नों द्वारा किया हुआ मूल्यांकन वैध तथा विश्वसनीय होता है। उदाहरणार्थ यदि किसी परीक्षार्थी के अर्थग्रहण की योग्यता की परीक्षा करनी है तो अभिव्यक्ति की सहायता के लिए भी अर्थग्रहण परीक्षा इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा ही की जा सकती है। इन प्रश्नों में प्रश्न पत्र में उद्देश्यों तथा विषय वस्तु की व्याप्ति बढ़ जाती है। सीमाएं, बहुविकल्पी प्रश्न बनाना बहुत ही कठिन है और यह कठिनाई 2 रूपों में आती है। एक तो पहला, इन प्रश्नों को बनाने के लिए पाठ्य सामग्री का गहन अध्ययन करना होता है और दूसरा, शुद्ध उत्तर वाले विकल्प के अतिरिक्त किसी भी शिक्षण बिंदु से संबंधित अन्य 4 या 5 अशुद्ध विकल्प मिलना अत्यंत कठिन है। और अच्छे विकल्प प्राप्त करने के लिए भी विद्यार्थियों को त्रुटियों को विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया
जा सकता है। और बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा भी अभिव्यक्ति की अप्रत्यक्ष परीक्षा की जा सकती है। अतः अभिव्यक्ति जैसे क्रिया सक्रिय कौशल के अप्रत्यक्ष रूप में परीक्षा करना भी उपयुक्त नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर में नकल करना भी सरल है। और अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं, एक अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए भी हमें प्रश्न की निम्नलिखित विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पत्र की रूपरेखा के अनुसार पूर्व निश्चित शिक्षण उद्देश्य पर भी आधारित हो, जिससे कि प्रश्नों में विविधता आएगी और उद्देश्यों के विभिन्न पक्षों की व्याप्ति भी हो सकेगी। प्रश्न की विषय वस्तु की स्पष्ट रूप से भी निश्चित हो। प्रश्न पत्र का आकार भी निश्चित होना चाहिए। यदि प्रश्न के उत्तर में अपेक्षित सामग्री की सीमा निर्धारित करने के उत्तर का आकार निश्चित हो सके तो उत्तम है, और अन्यथा शब्दों, पंक्तियों अथवा प्रश्नों की संख्या के रूप में भी उत्तर का आकार निश्चित किया जा सकता है। प्रश्न की भाषा सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए, और सरल भाषा का तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो कि कमजोर से कमजोर परीक्षार्थी की समझ में आ सके। प्रश्न सीधे रूप में भी पूछा जाना चाहिए और घुमा फिरा कर नहीं, और प्रश्न की भाषा ऐसी हो जानी चाहिए कि सभी परीक्षार्थियों की दृष्टि में सब प्रश्न का अर्थ एक ही हो। परीक्षा का उद्देश्य यह जानना है कि परीक्षार्थी को प्रश्न का उत्तर जानता है या नहीं, और न कि वह प्रश्न को समझता है या नहीं। प्रश्न में दिए गए निर्देश सार्थक होने चाहिए। वर्णन कीजिए और व्याख्या कीजिए और अपना मत प्रकट कीजिए आदि निर्देशों का प्रयोग भी करने से सावधानी रखी जानी चाहिए। इसी प्रकार से भावार्थ लिखिए, विषय प्रसंग व्याख्या कीजिए, अर्थ लिखिए आदि निर्देशों से भी अंतर करना चाहिए। और शिक्षण उद्देश्य तथा विषय वस्तु की प्रकृति को भी देखकर भी निर्देश देना चाहिए। प्राप्तांकों का विश्लेषण है। उत्तर पुस्तिका की जांच करने के बाद में ये देखना भी आवश्यक हो जाता है कि बच्चे ने जो भी अंक प्राप्त किए उनमें से हमें बच्चे के अधिगम के विषय में क्या ज्ञान प्राप्त होता है। और मान लीजिए कि एक बच्चे ने दूसरी इकाई परीक्षा में हिंदी में 50% अंक प्राप्त किए, और इन अंकों को सामान्य दृष्टि से हम बहुत ही अच्छा निदान नहीं कह सकते हैं। और यदि किसी भी उपलब्धि की छात्र की पिछली परीक्षा की से तुलना करके देखें तो हमें ज्ञात हो जाता है कि पिछली परीक्षा में उसके कुल 33% अंक थे, और इस कक्षा की औसत उपलब्धि की तुलना भी देखें तो मान लीजिए कि कक्षा में न्यूनतम अंक 20% है और अधिकतम 50%। और इसका अर्थ ये हुआ कि पूरी कक्षा का उपलब्धि स्तर भी नीचे है, और संभवतः शिक्षण विधियों में सुधार लाने की आवश्यकता है। और अंकों का विश्लेषण भी कक्षा में छात्रों के स्थान और उसके स्थान के नीचे रहने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर भी किया जाता है। मान लीजिए कि 30 बच्चों की कक्षा में इस बच्चे का तीसरा स्थान है और 50% अंक बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। और ये अंक विश्लेषण इस बात की ओर भी संकेत करता है कि प्रश्न पत्र कहीं कठिन तो नहीं था, अथवा पाठ्यक्रम को भी ठीक से पढ़ाया गया या नहीं, और इसके आधार पर भी इस भावी कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए भी समर्थ होते हैं। और इन्हीं विश्लेषणों के आधार पर हम सुधारात्मक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं, और मूल्यांकन का उद्देश्य तभी पूरा हो जाएगा जबकि हम सभी दिशा में सही समय पर सही निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार से मूल्यांकन एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है जो कि शिक्षार्थी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भी मूल्यांकन करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के अंतर्गत ही न केवल शिक्षार्थी के अधिगम को व्यक्तित्व की जांच भी होती है, बल्कि हिंदी भाषा के संपूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक, उद्देश्य, शिक्षण विधियों, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्रियाओं का मूल्यांकन, परीक्षा परिणामों का आलेखन और आलेख विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। और हिंदी भाषा तथा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी विभिन्न मूल्यांकन युक्तियों को भी अपनाया जाना चाहिए। और ये युक्तियां हैं परीक्षण, परीक्षण, जांच, हड़ताल, विश्लेषण। भाषिक कौशलों में के मूल्यांकन के लिए भी मौखिक परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लिखित परीक्षा के साधन है प्रश्न